आगे हम गोन को एयरशिप में बैठा देखते हैं। वो किलुआ के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ लियो आता है और उसके मुंह में फ्रेंच फ्राइज ठूस देता है। कुरापिका बताता है कि अगली सुबह तक वो उस जगह पर पहुंच जाएंगे। ये सुन के गोन खुश हो जाता है। अगली सुबह वो पारोक्यो में पहुंच जाते हैं और वहाँ से कुकुरु माउंटेन तक जाने के लिए एक बस में जाते हैं। पर जब वो पहाड़ पर पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि वो पूरा पहाड़ ही जोल्टिक फैमिली को बिलोंग करता है, यानी वो एक प्राइवेट लैंड है और वो ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते। तभी उनकी गाइड बताती है कि जो भी आज तक अंदर गया है वो वापस नहीं आया, लेकिन दो गुड्डे जैसे दिखने वाले लोग उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ के गार्ड को डरा कर उससे चाबी ले लेते हैं। गोन जाकर उस बूढ़े आदमी की मदद करता है, पर तभी अंदर से उन्हें उन दोनों की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और एक बड़ा सा हाथ बाहर आता है जो कि उन दोनों की हड्डियों को बाहर फेंक देता है। उनकी हड्डियों को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ भगदड़ मच जाती है। सभी लोग बस में बैठकर जाने लगते हैं और गाइड उन तीनों को बुलाती है, पर वो सभी मना कर देते हैं। अब शाम हो जाती है और वो गार्ड उन्हें चाय देते हुए कहता है, अच्छा तो तुम किलुआ के दोस्त हो, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। वैसे मैं यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ, पर मैंने आज तक किसी के भी दोस्त को यहाँ आते नहीं देखा। गार्ड आगे कहता है कि वो उन्हें अंदर जाने नहीं दे सकता और वो जो बड़ा सा हाथ था वो जोल्टिक फैमिली का वॉच डॉग है, जो कि सिर्फ अपने मालिक की ही बात मानता है, चाहे वो ऑर्डर उसे 10 साल पहले क्यों ना दिया गया हो। इसलिए जो भी अंदर जाने की कोशिश करता है वो उसे मार के खा जाता है। पर तभी कुरापिका पूछता है, आप भी तो अंदर जाते होंगे, तभी तो आपके पास चाबी है। गार्ड कहता है कि तुम आधे सही हो, ये चाबी सिर्फ घुसपैठियों के लिए है। जो भी अंदर जाना चाहता है उसे लगता है कि वही मेन गेट है, तो वो उससे चाबी चुरा कर उससे चले जाते हैं और माइक का खाना बन जाते हैं। आगे वो गार्ड बताता है कि वो असल में गार्ड नहीं है, वो किलुआ का केयरटेकर है। तभी कुरापिका कहता है, मतलब असली गेट पे कोई ताला ही नहीं लगा। गार्ड कहता है, बिल्कुल सही। अब रात हो जाती है और लियो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर वो उससे जरा सा भी नहीं हिलता। लियो कहता है कि ये गेट खुला भी है क्या, ये तो हिल भी नहीं रहा। गार्ड कहता है कि बच्चे अभी तुम में उतनी ताकत नहीं है, और वो अकेला ही जाता है और दरवाजे को एक ही झटके में खोल देता है। वो बताता है कि इस गेट को टेस्टिंग गेट कहा जाता है, जो इसे नहीं खोल पाता वो अंदर जाने के लायक नहीं है, क्योंकि माइक के ऑर्डर्स हैं कि अगर कोई भी इस गेट से जाता है तो वो उस पे हमला नहीं करेगा। इस गेट के एक डोर का वजन 2 टन है, यानी टोटल 4 टन, और यहाँ ऐसे 7 गेट हैं और हर एक गेट का वजन उसके पिछले वाले गेट से डबल होता है। और जब किलुआ यहाँ आया था उसने 3 दरवाजे एक साथ खोल दिए थे, यानी 16 टन। गोन कहता है कि वो अपने दोस्त से मिलने आया है, कोई टेस्ट देने नहीं, और गार्ड से वही की मांगता है और कहता है कि अगर वो उसे की नहीं देगा तो वो दीवार कूद कर अंदर चला जाएगा। गार्ड उसे चाबी देने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किलुआ के दोस्तों की मौत हो जाए। तो वो गार्ड अंदर एक बटलर को फोन लगाता है और उससे सब कुछ बताता है, पर बटलर उसे डांट के फोन रख देता है। इसके बाद गोन फोन करता है और कहता है कि वो किलुआ का दोस्त है और उससे बात करना चाहता है। बटलर कहता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और फोन रख देता है। गोन फिर से फोन लगाता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि किलुआ का कोई दोस्त नहीं है, किलुआ को फोन दे। बटलर कहता है कि चलो मान लेते हैं कि तुम किलुआ के दोस्त हो, पर इसका सबूत क्या है? लोग आसानी से अपनी आवाज बदल सकते हैं। हम बटलर हैं और हमारा काम यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैं तुम्हें किलुआ से नहीं मिलने दूंगा। गोन गुस्से में बाहर आता है और दीवार पे चढ़ने लगता है, तो थक हार कर गोन कहता है कि वो गोन को चाबी दे देगा, पर वो भी उनके साथ जाएगा। गोन उन्हें टेस्टिंग गेट से अंदर लेके जाता है और उन्हें माइक से मिलवाता है, और उसे दिखाने के बाद वो गोन से पूछता है कि क्या अब भी वो माइक से लड़ना चाहता है। उसका साइज देखकर गोन की फट चुकी थी और वो मना कर देता है। गार्ड उनसे पूछता है कि वो कब तक यहाँ रहेंगे। गोन बताता है कि जब तक वो किलुआ से नहीं मिल जाते। इसके बाद वो उन्हें कुकुरु माउंटेन के टॉप पर ले जाने लगता है। वो उन सभी को एक बड़े से घर में लेकर जाता है क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा हो चुका था। अंदर जाने के बाद वो किसी सीक्वेंट नाम के बंदे को आवाज लगाता है। वो नीचे आता है तो गार्ड सभी को बताता है कि सीक्वेंट उसी के साथ काम करता है। सीक्वेंट उन सभी को चाय ला कर देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ रहकर अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। ज़ेब्रो ने तुम्हें गेट के बारे में तो बताया ही होगा, उससे तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये जगह कैसी होगी। पर गोन कहता है कि वो किलुआ से मिले बिना यहाँ से नहीं जाएगा। वो अपने दोस्त को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। ये देख के ज़ेब्रो कहता है कि अगर वो सभी ट्रेनिंग करे तो वो सब इस गेट को खोल सकते हैं। इसके लिए वो सभी मान जाते हैं। ज़ेब्रो उन सभी को 50 किलो के वेस्ट पहना देता है और कहता है कि वो इन्हें तब तक ना उतारें जब तक कि वो सो नहीं जाते, और जब उन्हें इस 50 किलो की आदत हो जाएगी वो उसका वजन और ज्यादा बढ़ा देंगे। यहाँ तक कि ज़ेब्रो उन्हें चाय भी 20 किलो के कप में देता है। वहीं ये सब देख के सीक्वेंट कहता है कि ये लोग तो 2 से 3 दिन में ही हार मान कर यहाँ से चले जाएंगे। ये देख के लियो भड़क जाता है, तो ज़ेब्रो उससे कहता है कि तुम्हारी शिफ्ट का समय हो चुका है और उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद लियो को टॉयलेट जाना था, पर टॉयलेट का दरवाजा भी 500 किलो का था। इसके बाद हम किलुआ को देखते हैं जिसकी हालत काफी बुरी हो चुकी थी क्योंकि उसका बड़ा भाई जिसका नाम मिलुकी है वो उसे टॉर्चर कर रहा था। तभी उनकी मॉम वहां आती है और किलुआ से पूछती है कि क्या तुमने अपना लेसन सीख लिया। किलुआ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी मिलुकी उसे बताता है कि तुम्हारा दोस्त गोन यहाँ आया था
था और वो टेस्टिंग गेट को ट्राई करने की कोशिश कर रहा था पर उससे खुला नहीं। तभी उसकी मॉम उसे चुप करा देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कीलुआ को इसके बारे में पता चले। कीलुआ पूछता है कि गोन यहाँ है, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। उसकी मॉम कहती है कि उन्होंने ये बताना जरूरी नहीं समझा क्योंकि वो कभी फ्रंट गेट को खोल ही नहीं सकता। पर कीलुआ कहता है कि गोन उस दरवाजे को जरूर खोलेगा। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर वो दरवाजा खोल भी लेता है तब भी यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। पर कीलुआ कहता है कि वो दरवाजा भी खोलेगा और यहाँ तक पहुंचेगा भी। इसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जो कि दरवाजे को खोलने की कोशिश करने वाले थे, पर कुरापिका गोन से कहता है कि जब तक उसका हाथ ठीक नहीं हो जाता वो ये ना ही करे। आगे वो दोनों मिलकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं और अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद भी वो दरवाजा 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिलता। गोन कहता है कि हमें इस दरवाजे को खोलने के लिए और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद हम कुरापिका और लियो को देखते हैं जो कि और भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे। वहीं गोन भी एक हाथ से ही पुशअप मार रहा था। इसके आगे वो दोनों अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं और धीरे धीरे उनकी ट्रेनिंग और ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। वहीं जब वो अपनी ट्रेनिंग खत्म कर सो जाते हैं, गोन जंगल में जाके ट्रेनिंग करता है। अगले दिन वो फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं पर वो जरा सा भी नहीं हिलता। सीक्वेंट कहता है कि ये तुमसे ना हो पाएगा और यहाँ से जाने को कहता है, पर वो दोनों हार नहीं मानते। ये देख के सीक्वेंट कहता है कि अगर तुम ऐसे ही गधों की तरह जोर लगाते रहोगे तो कभी दरवाजा नहीं खोल पाओगे। तुम दोनों को अलग अलग दरवाजों पर एक साथ जोर लगाना चाहिए, तब शायद कुछ होगा। और इस बार जब वो दोनों मिलकर कोशिश करते हैं, दरवाजा हल्का सा खुल जाता है, लेकिन वो दरवाजा तुरंत ही बंद भी हो जाता है। वहीं सीक्वेंट बटलर को कॉल लगाता है और वो कुरापिका और लियो के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वो दोनों मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन जब वो दोनों दरवाजा खोलने जाते हैं, ज़ेब्रोन से कहता है कि वो अपनी वेस्ट को खोल सकते हैं। इस बार भी वो दरवाजे को पूरी तरह से नहीं खोल पाते, तो गोन उनकी मदद के लिए आता है और वो तीनों मिलकर दरवाजे को खोल देते हैं। ज़ेब्रो उन्हें बताता है कि उनका घर माउंटेन पर ही कहीं पर है। वो भले ही कई सालों से यहाँ पर काम कर रहा है, पर वो भी नहीं जानता कि उनका घर है कहाँ। इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं माउंटेन की तरफ जाने के लिए। ज़ेब्रो कहता है कि इनमें कुछ खास है और उसे लगता है कि वो उनके घर तक जरूर पहुंच जाएंगे। पर सीक्वेंट कहता है कि वो भी यहाँ 100 लोगों के साथ आया था, पर उनके एक ही बटलर ने उन सबको मार दिया था। तो उसे लगता है कि गोन और उसके सभी दोस्त यहीं मारे जाएंगे। वहीं किलुआ की माता श्री एक बटलर से कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, किलुआ के दोस्त उस तक नहीं पहुंचने चाहिए। इसके बाद वो तीनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ सामने उनके एक लड़की खड़ी थी। वो कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। गोन कहता है कि वो सभी टेस्टिंग गेट खोल कर आए हैं तो उन्हें परमिशन होनी चाहिए, पर वो लड़की उन्हें मना कर देती है। गोन भड़क जाता है और कहता है कि किलुआ उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो बस उसको देखना चाहता है। पर वो लड़की कहती है कि उसे बटलर्स ने कहा है कि वो किसी को भी अंदर ना जाने दे। गोन कहता है कि अगर तुमने हमें अंदर जाने नहीं दिया तो हमें जबरदस्ती करनी होगी। तभी वो लड़की एक लाइन खींचती है और कहती है कि अगर तुमने इस लाइन को पार किया तो तुम्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना होगा। गोन बिना कुछ सोचे उस लाइन को क्रॉस कर देता है। तभी वो लड़की उसके मुंह पर खींच के मारती है, जिससे गोन पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर वो दोनों भी अपने हथियार निकाल लेते हैं, पर गोन कहता है कि बीच में मत आओ, हम यहाँ किसी से लड़ने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आए हैं। गोन फिर से वहाँ जाता है और वो लड़की फिर से उसके मुंह पर ही मारती है। वहीं ये सारी चीजें छुपकर कोई झाड़ियों से देख रहा था और गोन कहता है कि वो अपने दोस्त से मिलकर रहेगा। ये सुनकर लड़की को याद आता है कि किलुआ जब वापस आया था उसने बताया था कि उसने एक दोस्त बनाया है। गोन फिर से लाइन क्रॉस करता है और वो फिर से उस पर हमला कर देती है। इसके बाद शाम हो जाती है और गोन ने अभी तक हार नहीं मानी थी और इतनी चोट खाने के बावजूद भी वो फिर से आगे जाता है, जहाँ वो लड़की फिर से उसे मारती है। वो लड़की लियो और कुरापिका पे चिल्लाती है कि वो अपने दोस्त को रोक क्यों नहीं रहे, पर वो दोनों बड़ी ही शांति से खड़े थे। इसके बाद गोन फिर से आगे जाता है और चिल्लाता है कि वो बस अपने दोस्त से मिलने आया है और वो पंच मार कर दीवार को तोड़ देता है और कहता है कि मैंने लाइन क्रॉस कर दी तो मुझे मारोगी नहीं। गोन कहता है कि तुम बाकियों से अलग हो, तुम में फीलिंग्स हैं। जब मैंने किलुआ की बात की थी तुम्हारी आंखों में मुझे चमक दिखी थी, इससे मैं समझ गया हूँ कि तुम भी किलुआ की फिक्र करती हो। वो लड़की कहती है कि प्लीज किलुआ को बचा लो। तभी उसके सर पे कुछ लगता है और वो वहीं गिर जाती है और हम देखते हैं कि जिसने ये हमला किया था वो किलुआ की माता है और उसके साथ किलुआ की बहन कलूटो भी है। वो कहती है कि इस सर्वेंट की इतनी हिम्मत कि वो हमारे खिलाफ बोले, तुम जरूर गोन होगे, तुम्हारे बारे में इलुमी ने मुझे बताया था, पर किलुआ अभी तुमसे मिलने की हालत में नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हम किलुआ को देखते हैं जिसे कि चेन से लटकाया हुआ है और उसकी हालत काफी बुरी हो चुकी है और हम किलुआ के पास्ट का सीन देखते हैं। किलुआ अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी इलुमी उसे पीछे से रोकते हुए पूछता है कि क्या उसने अपना मिशन कंप्लीट किया। किलुआ कहता है कि नहीं। इलुमी बताता है कि मॉम उसे बुला रही है, पर किलुआ कहता है कि वो उनसे नहीं मिलेगा। आगे किलुआ एक पेड़ पर चढ़ के बैठा था और एप्पल खा रहा था। तभी वो देखता है कि एक लड़की उसे ग्रीट कर रही है। वो अपना नाम कैनरी बताती है और वो बताती
है कि वो यहाँ एक नई बटलर की तरह ज्वाइन हुई है। वो लड़की किलुआ को मास्टर बुला रही थी, पर किलुआ कहता है कि वो उसे किलुआ ही बुलाए, पर कैनरी मना कर देती है और इसका रीजन ये बताती है कि किलुआ उसका एम्प्लॉयर है और वो इसकी एम्प्लॉय, तो वो उसका नाम कैसे ले सकती है। किलुआ उससे पूछता है कि क्या वो शैडो स्टेप कर सकती है, लेकिन कैनरी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो किलुआ बताता है कि ये चलने की ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि आसपास के किसी भी जीव को उनके बारे में नहीं पता चलता। इसके बाद कैनरी अपने बारे में बताती है कि वो मीटियोर सिटी की रहने वाली है। वो एक ऐसी जगह है जो कि दुनिया के मैप पर ही नहीं है, तो वहाँ कोई भी अपना सामान फेंक सकता है और इसी वजह से वहाँ कई सारे माफिया भी आते हैं, यहाँ तक कि फैंटम ट्रूप्स भी। किलुआ कहता है कि वो ऐसी जगह तो जरूर जाना चाहेगा। कैनरी कहती है कि तो वो उसकी गाइड बन जाएगी। किलुआ नीचे उतरता है और कहता है कि वो उसे रिदम मैक को सिखाएगा। इसके बाद वो इस टेक्निक को कैनरी को दिखाता है। कैनरी ये देख ही रही थी, तभी वो महसूस करती है कि उसके आसपास कई सारे लोग आ चुके हैं। किलुआ कहता है कि माइक उन्हें संभाल लेगा। कैनरी कहती है कि बटलर उसका टेस्ट लेना चाहते हैं, इसलिए माइक आज रेस्ट पे है। इसके बाद हम उन सभी लोगों को देखते हैं जिसमें सीक्वेंट भी शामिल था। कैनरी उन सभी के सामने आ जाती है और कहती है कि अगर तुम इस लाइन के आगे आए तो मुझे तुम्हें मारना होगा। सीक्वेंट अपने बॉस को वेट करने को कहता है और कुछ पंटरों के साथ जाकर लाइन को क्रॉस कर देता है, पर ऐसा करते ही कैनरी उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीट देती है, जिसके बाद बाकी के सभी गुंडे भी कैनरी पर हमला कर देते हैं। पर कैनरी की स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो बड़ी आसानी से उन सभी को मारने लगती है। ये सब किलुआ पीछे से छुप कर देख रहा था। अब वहाँ सिर्फ उनका बॉस ही खड़ा था। कैनरी ने बाकी सभी गुंडों को हरा दिया था। बॉस उससे पूछता है कि क्या तुम ज़ोल्टिक फैमिली से हो, पर कैनरी कहती है कि वो बस एक बटलर है। बॉस कैनरी पर हमला कर देता है और वो एक ही साथ 2 तलवारों से लड़ रहा था और साथ ही उसके पास कुछ हिडन वेपन्स भी थे, पर कैनरी उन्हें डिफ्लेक्ट कर देती है। इसके बाद वो कैनरी के क्लोज आकर अपने मुंह से कुनाई शूट करता है, जो कि उसे लग जाती है। बॉस कहता है कि वो एक हंटर है और एक बच्ची से नहीं हारेगा। कैनरी उस कुनाई को अपने हाथ से निकाल देती है और रिदम मैक का यूज करने लगती है। बॉस उस पर हमला तो करता है, पर वो कैनरी के शैडो को लगता है, जिसके बाद कैनरी उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। कैनरी ज़ेब्रो को बुलाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ की सफाई करवा दे, पर इन सभी गुंडों में एक बंदा बच गया था जिसे ज़ेब्रो ले जाता है। वो उसे माइक को नहीं खिलाता बल्कि अपने साथ काम पर रख लेता है। इसके बाद हम किलुआ और कैनरी को देखते हैं। किलुआ कहता है कि तुम्हें तो रिदम मैक आता है। झूठ बोलने के लिए कैनरी माफी मांगती है। किलुआ उससे पूछता है कि क्या वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैनरी नहीं कहती है। किलुआ उससे पूछता है कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगी। ये सुन के कैनरी शर्मा जाती है, लेकिन तभी वो किलुआ की मॉम को देखती है और कैनरी उसका दोस्त बनने के लिए मना कर देती है। अब किलुआ गोन को याद करता है और हम फिर से किलुआ को देखते हैं। इसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जो कि कैनरी का ख्याल रख रहे थे। गोन पूछता है कि क्या वो ठीक है। लियो बताता है कि वो बस अनकॉन्शियस है। इसके बाद हम किलुआ को देखते हैं जिसे कि उसका भाई चाबुक से मार कर उठाता है। किलुआ उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और उसे चाकू मारने के लिए सॉरी भी कहता है, पर मिलुकी उसे और ज्यादा मारने लगता है। तभी उसे मॉम का फोन आता है। बात करने के बाद मिलुकी बताता है कि तुम्हारा दोस्त बटलर ऑफिस के पास है। मिलुकी उसे धमकी दे ही रहा था कि किलुआ अपने एक हाथ की चेन तोड़ देता है और स्माइल करते हुए कहता है कि अगर तुमने उन्हें हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके बाद हम फिर से गोन को देखते हैं जहाँ किलुआ की मॉम और उसकी बहन खुद को इंट्रोड्यूस करती है। गोन पूछता है कि किलुआ उन्हें आकर यहाँ मिलता क्यों नहीं। मॉम बताती है कि जब किलुआ यहाँ से गया था वो उसे और अपने बड़े भाई को स्टैब करके गया था और वो वापस इसलिए आया था क्योंकि उसे इस बात का बुरा लग रहा था और इसीलिए उसने खुद को प्रिजन में कैद कर लिया है। तभी उसकी मॉम को कुछ होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ किलुआ से मिलने उसके ग्रैंडपा ज़ेनो आए हैं। वो मोटू को किलुआ को छोड़ने को कहता है। मोटू कहता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी वो बिल्कुल सॉरी फील नहीं करता। ज़ेनो कहता है कि मुझे पता है और किलुआ तुम यहाँ से जा सकते हो। किलुआ अपनी सारी बेड़ियां एक एक करके तोड़ देता है और वो यहाँ से जा ही रहा था कि ज़ेनो कहता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें बुलाया है। उसके जाने के बाद ज़ेनो और मिलुकी बात कर रहे थे कि उसका पोटेंशियल कितना ज्यादा है, पर वो कहते हैं कि वो एक क्राई बेबी है, वो मेंटली वीक है और दोस्त बनाना चाहता है। वहीं किलुआ की मॉम सबको बाय बोलकर वहां से चली जाती है। तभी कैनरी को होश आता है और वो कहती है कि वो उन्हें बटलर के ऑफिस ले जा सकती है। वो वहां से माउंटेन के अंदर कॉल कर सकते हैं। अगर किलुआ के ग्रैंडपा ने फोन उठाया तो शायद बात बन सकती है। इसके बाद हम किलुआ और उसके डैड को देखते हैं। उसके डैड पूछते हैं कि क्या तुमने नए दोस्त बनाए हैं। किलुआ कहता है कि हाँ। वो पूछते हैं कि वो कैसे लोग हैं। किलुआ बताता है कि वो ऐसे लोग हैं जिनके साथ रहकर उसे खुशी मिलती है। इसके बाद उसके पापा उसे पास बुलाते हैं और उसे एक एक करके सारी चीजें पूछते हैं और किलुआ उन्हें सब कुछ बता देता है जो वहाँ हुआ था, यहाँ तक कि हांजो के साथ हुई फाइट भी। उसके डैड कहते हैं कि हम में कभी एक बाप और बेटे जैसी बात हुई ही नहीं। वो भले ही इस फैमिली का हिस्सा है पर वो एक अलग इंसान भी है और अपनी खुशी खुद ढूंढ सकता है। उसका जो जी चाहता है वो कर सकता है और जब थक जाए अपने घर वापस भी आ सकता है। एंड में वो दोनों एक ब्लड ओथ लेते हैं कि किलुआ कभी अपने दोस्त को धोखा नहीं देगा और उनकी बातें खत्म होने
के बाद हम देखते हैं कि किलुआ वहां से जा रहा था। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है पर किलुआ बस उसे घूर कर ही डरा देता है और वहां से चला जाता है। पर उसके जाने के बाद उसके डैड कहते हैं कि वो उनका ही बेटा है तो वो वापस जरूर आएगा। इसके बाद हम कैनरी के साथ उन तीनों को जाता हुआ देखते हैं जो कि काफी देर से चले जा रहे थे पर अभी तक बटलर हाउस आया ही नहीं। दूसरी तरफ किलुआ की मॉम एक बटलर से बात कर रही थी और कह रही थी कि वो इतनी मुश्किल से तो घर वापस आया था और उसके फादर ने फिर से उसे भगा दिया और उस बटलर का नाम गोटो होता है। गोन कैनरी से पूछता है कि क्या तुम हमें ऑफिस में ले जाकर खुद के लिए मुसीबत नहीं खड़ी कर रही। कैनरी बताती है कि उन लोगों को पता ही होगा कि मैं क्या कर रही हूँ तो जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। वहीं किलुआ वहां से निकलकर बटलर ऑफिस में पहुंच चुका था। वो पूछता है कि गोन आ रहा है ना। बटलर बताता है कि हाँ, कैनरी उन्हें लेकर आ रही है। किलुआ अंदर जाता है और कहता है कि जैसे ही गोन आ जाए मुझे बुला लेना। कई घंटों तक चलने के बाद कैनरी के साथ वो सभी वहां पहुंच जाते हैं जहां की सभी बटलर्स उनका स्वागत करते हैं। अंदर जाने के बाद गोन की मरहम पट्टी की जाती है और उन्हें चाय दी जाती है। लियो उनकी खातिरदारी के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि हम किलुआ से मिलने आए थे तो क्या आप हमें उसके पास ले जा सकते हैं। गोटो कहता है कि आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, किलुआ थोड़ी देर में यहाँ आता ही होगा। वो कहता है कि खाली बैठना काफी बोरिंग होगा तो चलो एक गेम खेलते हैं। वो एक कॉइन निकालता है और उछालने के बाद उनसे पूछता है कि किस हाथ में कॉइन है। तीनों बोलते हैं लेफ्ट हैंड। गोटो फिर से सेम चीज करता है पर इस बार उसने पहले से तेज किया था। गोन कहता है कि लेफ्ट हैंड में है, जिसके बाद गोटो फिर से सेम चीज करता है पर इस बार वो कॉइन को कुछ ज्यादा ही तेजी से शफल कर रहा था और पूछता है कि अब किस हाथ में है। कोई जवाब दे इससे पहले गोटो कहता है कि उसने किलुआ को बड़े होते हुए देखा है। वो नहीं चाहता कि किलुआ को कोई आकर ले जाए तो वो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। वो फिर से पूछता है कि कॉइन किस हाथ में है। कुरापिका कहता है कि लेफ्ट हैंड में। गोटो कहता है कि किलुआ के जाने की वजह से उसकी मम्मी रो रही है और वो कहता है कि वो उन्हें अपने तरीके से टेस्ट करेगा। बाकी बटलर्स भी चाकू निकाल लेते हैं ताकि वो यहाँ से कहीं जा ना पाए। वहीं एक बटलर ने कैनरी के गले पर चाकू रखा था। गोटो गेम के रूल्स बताता है कि जो भी गलत जवाब देगा वो आउट हो जाएगा और अगर सभी आउट हो गए तो कोई भी किलुआ से नहीं मिल पाएगा। जिसके बाद गोटो एक बटलर के साथ मिलकर फिर से वही ट्रिक करता है और पूछता है अब बताओ कहाँ है कॉइन, और कहता है कि तुम्हारे पास आंसर देने के लिए सिर्फ 3 सेकंड्स हैं। अगर तुम जवाब नहीं दे पाते तो कैनरी का गला काट दिया जाएगा। गोन और कुरापिका राइट लेते हैं और लियो लेफ्ट और कॉइन राइट में ही था तो लियो आउट हो जाता है। इस बार गोटो फिर से सेम ट्रिक करता है और पिछली बार से तेजी से। गोन और कुरापिका एक एक हाथ चूज कर लेते हैं। कॉइन लेफ्ट में था तो कुरापिका भी आउट हो जाता है। अगली बार कॉइन शफल करने से पहले गोन लियो से चाकू लेता है और अपनी आंख पे कट लगा देता है ताकि स्वेलिंग कम हो जाए ताकि वो अपनी दोनों आंखों से देख सके। ये गोटे फिर से कॉइन्स को शफल करता है पर इस बार भी गोन कॉइन की लोकेशन सही बताता है। इसके बाद गोटो अपने 2 बटलर के साथ मिलकर कॉइन को तीनों के बीच में शफल करता है और गोन से पूछता है कि कॉइन किसके हाथ में है। गोन थोड़ा टाइम लेता है और कहता है कि उसके पास जो कि मेरे पीछे खड़ा है और कॉइन सच में उसी के पास निकलता है। सभी गोन के लिए ताली बजाते हैं और उसी वक्त वहाँ किलुआ पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे और थोड़ी देर तक बातें करते हैं। किलुआ गोटो से कहता है कि चाहे उसकी मदर कुछ भी बोले वो उसका पीछा नहीं करेगा। गोटो भी इसके लिए मान जाता है। किलुआ गोन से कहता है कि अब यहाँ से चलते हैं नहीं तो उसकी माता फिर से उसे परेशान करने आ जाएगी। किलुआ के जाने के बाद गोन बटलर के पास आता है और कहता है कि किलुआ के जाने के बाद तुम अकेले हो जाओगे ना। गोटो मना कर देता है और कहता है कि हम अपने मालिक के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। गोन उसे झूठा बोलकर वहां से चला जाता है। तभी गोटो उसे वापस बुलाता है और फिर से कॉइन की ट्रिक करके उससे पूछता है कि कॉइन किस हाथ में है। गोन लेफ्ट कहता है लेकिन वो कॉइन राइट हैंड में निकलता है। गोन पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ। गोटो कहता है कि ये आंखों का धोखा था और दुनिया ऐसे ही चलती है तो थोड़ा सावधान रहना। गोन उसकी बात सुनता है और कैनरी को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। जब वो सभी सिटी में आए थे कुरापिका सभी को दिखाता है कि उसने वो ट्रिक कैसे की होगी। उसके दोनों ही हाथों में कॉइन होगा और जब उसने हाथ अपने ऊपर किए एक कॉइन को उसने अपनी स्लीव में घुसा दिया होगा। किलुआ कहता है कि कुरापिका बिल्कुल सही कह रहा है पर उसे चीटिंग करना पसंद नहीं है तो ये उसने बिल्कुल लास्ट में किया होगा। इसके बाद वो सभी ट्रेन से जा रहे होते हैं जहाँ किलुआ को पता लगता है कि वो सभी टूरिस्ट वीजा से आए थे। किलुआ पूछता है कि तुमने हंटर एग्जाम पास नहीं किया। गोन बताता है कि उसने पास तो कर लिया पर वो हंटर लाइसेंस तभी यूज करेगा जब वो हिसोका को पंच मार कर उससे उसका टैग वापस कर देगा। किलुआ उससे पूछता है कि तुम्हें पता भी है कि हिसोका है कहाँ। ऑब्वियसली गोन को तो नहीं पता था पर कुरापिका जानता था। लियो को लगता है कि हिसोका ने यही बात उसके कान में बोली होगी पर कुरापिका कहता है कि ये ओरिएंटेशन के बाद उसने बताया था। कान में तो उसने ये कहा था कि वो उसे फैंटम ट्रूप की लोकेशन बता सकता है। कुरापिका बताता है कि वो 1 सितंबर को यॉर्क न्यू सिटी में होगा जहाँ एक बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है और इस ऑक्शन में फैंटम ट्रूप भी आने वाले हैं। इसके बाद वो सभी शहर में पहुंचते हैं जहाँ की कुरापिका अलग हो जाता है क्योंकि उसे ऑक्शन के लिए पैसे इकट्ठे करने थे। लियोरियो अपने रास्ते चल जाता है क्योंकि उसे एक बड़ा डॉक्टर बनना था और जाते जाते
वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो 1 सितंबर को मिलेंगे। किलुआ कहता है कि अब हमें ट्रेन करना होगा। गोन पूछता है ट्रेन, वो क्यों? किलुआ कहता है अबे वो चिमकांडी की शक्ल के, तेरी जैसी अभी हालत है ना तो हिसोका को छू भी नहीं सकता। तू बिना ट्रेनिंग के अगर 10 साल भी लगा देना तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और हमारे पास तो सिर्फ 6 महीने हैं। ये सारी चीजें वो उसे डायग्राम बनाकर दिखा रहा था और उसे समझाता है कि उसकी हानजो और हिसोका की स्ट्रेंथ में आखिर कितना फर्क है। किलुआ कहता है कि क्योंकि हम कंगाल हैं और ट्रेनिंग भी करनी है तो हमें हेवंस अरीना जाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों एयरशिप में बैठकर हेवंस अरीना जा रहे थे। किलुआ एक बिल्डिंग के बारे में बताता है कि वो दुनिया की चौथी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसमें टोटल 250 फ्लोर्स हैं और अगर तुम इसमें रजिस्टर करते हो तो तुम्हें 0 से शुरुआत करनी होगी। जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाओगे प्राइस मनी और बढ़ती जाएगी। इसके बाद वो दोनों खुद को रजिस्टर कर देते हैं। किलुआ का नंबर 2054 था और गोन का 2055। लड़की उनसे कहती है कि इसके आगे उन्हें उनके नंबर से ही बुलाया जाएगा। इसके बाद वो दोनों हेवंस अरीना के अंदर जाते हैं जहाँ की काफी सारी फाइट्स एक साथ चल रही थी, और क्योंकि ये लेवल 1 था यहाँ के फाइटर्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। किलुआ गोन को बताता है कि जब वो 6 साल का था उसके डैड उसे यहाँ लेकर आए थे और उन्होंने कहा था कि जब तक तुम 200 लेवल तक नहीं पहुंच जाओगे मैं तुम्हें घर वापस नहीं लेके जाऊंगा। इसके बाद गोन को बुलाया जाता है। वो अपने सामने इतने हट्टे कट्टे पहलवानों को देखकर डरा हुआ था, पर किलुआ उसे बताता है कि तुमने क्योंकि हमारे घर का टेस्टिंग गेट खोल दिया था तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। गोन और एक पहलवान की फाइट शुरू हो जाती है। गोन उसके पंच को डॉच करता है और बस हल्का सा धक्का देता है और वो उड़ता हुआ जाकर सामने की दीवार में टकरा जाता है। वहीं तुसे बालक की ताकत को देखकर सभी लोग हैरान थे। वहीं गोन भी हैरान था कि वो कब इतना ताकतवर बन गया। इसके बाद सीधा उसे 50 लेवल तक पहुंचा दिया जाता है और कहते हैं कि तुम वहीं जाकर लड़ोगे। वहीं जब किलुआ की फाइट होती है वो भी एक हल्के से अटैक से अपने अपोनेंट को हरा देता है। उससे पूछा जाता है कि तुम तो 200 लेवल पे थे तो वहीं जाना चाहोगे, पर किलुआ कहता है कि नहीं, मैं 50वें लेवल तक जाना चाहूंगा। ये देख के गोन खुश हो ही रहा था तभी वो एक और बच्चे को देखते हैं जिसने अपने अपोनेंट को एक ही पंच में हरा दिया था और उसे भी 50 फ्लोर पे जाने के लिए कहा जाता है। किलुआ बताता है कि पूरी बिल्डिंग को क्लासेस में बांट दिया गया है और हर क्लास में 10 फ्लोर होते हैं, यानी अगर तुम एक मैच जीतते हो तो तुम्हें 50 से सीधा 60 में पहुंचा दिया जाता है, पर अगर तुम एक मैच हारते हो तो तुम फिर से 40s के लेवल में पहुंच जाओगे। तभी पीछे वाला लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उसका नाम जोशी है, जिसके बाद गोन और किलुआ खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। वहीं गोन कहता है कि जब वो 100 लेवल तक पहुंच जाएंगे उन्हें एक अपना रूम भी मिलेगा। आगे जोशी उनसे पूछता है कि तुम दोनों बहुत ताकतवर हो, आखिर तुम कौन सा मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हो? वो दोनों कहते हैं कि वो तो ऐसा कुछ नहीं करते। ये सुन के जोशी थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है। तभी वहाँ जोशी का टीचर आ जाता है जो उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसकी तारीफ करता है, जिसका नाम विंग है। वहीं जोशी अपने मास्टर को ओस कहकर ग्रीट करता है और जब विंग गोन और किलुआ से बात करना शुरू करता है वो भी उसे ओस कहकर ग्रीट करते हैं। विंग के पूछने पर वो दोनों बताते हैं कि वो यहाँ मनी और ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। इसके बाद उन सभी को जीतने के लिए प्राइज मनी दे दी जाती है जो कि सिर्फ 150 जेनी थे, जिनसे सिर्फ वो एक जूस का कैन ही खरीद सकते हैं। किलुआ बताता है कि अगर वो 50th फ्लोर पे जीते हैं तो उन्हें 50,000 जेनी मिलेंगी और 100th फ्लोर पे प्राइज मनी 1 मिलियन हो जाता है। आगे किलुआ बताता है कि जब वो 200th फ्लोर तक पहुंचा था उसके पास टोटल 200 मिलियन थे, पर 200th फ्लोर की फाइट जीतने पर कितना मिलता है ये उसे नहीं पता है क्योंकि क्वालिफाई करते ही वो वहां से चला गया था। गोन उससे पूछता है कि तुमने 200 मिलियन का क्या किया? किलुआ बताता है कि ये तो 4 साल पहले की बात है और उसने कब के सारे पैसे स्नैक्स में फूक दिए। वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि वो किस तरह के स्नैक्स थे। इसके बाद वो सभी वेटिंग रूम में जाते हैं जहां उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना था। तभी अनाउंसमेंट की जाती है कि जोशी और किलुआ का मैच होने वाला है। ये सुन के किलुआ जोशी से कहता है चल भाई ये मैच तो तू हार गया, सॉरी यार। आगे वो दोनों अरीना में पहुंच जाते हैं जहां की उनकी पिछली फाइट की क्लिप्स दिखाई जाती है और सभी को बिड करने के लिए कहा जाता है और बिडिंग के बाद हम देखते हैं कि ज्यादा लोग जोशी को फेवर कर रहे थे। वहीं किलुआ को समझ नहीं आ रहा था कि इस चोमू को उससे ज्यादा वोट्स कैसे मिल गए। इसके बाद उनकी फाइट शुरू कर दी जाती है जहां जोशी अपनी फाइटिंग स्टांस में आ जाता है और किलुआ उसकी तरफ ऐसे जा रहा था जैसे वो बगीचे में चल रहा हो। वो जब उसके पास पहुंचता है जोशी उस पर अटैक करता है पर वो उसे डॉज करके उसके पीछे से चॉप मारता है जिससे जोशी जमीन पर गिर जाता है, पर जोशी फिर से खड़ा हो जाता है। ये देख के किलुआ हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद उसने ज्यादा ही धीरे मार दिया। इसके बाद फिर से किलुआ धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसके हमले को डॉज करके उसे एक चॉप मारता है। इस बार किलुआ ने थोड़ी ज्यादा ताकत लगाई थी पर जोशी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है
है। किलुआ को ये सब देखकर अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद जोशी अपने स्टांस में आता है और उसके चारों तरफ से अजीब सी पावर एमिनेट होने लगती है। ये देख के किलुआ घबरा जाता है क्योंकि ये वही ताकत थी जो वो इलुमी से फील करता है। ये देख के किलुआ पीछे हटने लगता है। तभी ऑडियंस से विंग की आवाज आती है जो कि जोशी को ऐसा करने से मना करता है। जिसके बाद हमें फाइट नहीं दिखाई जाती। किलुआ सीधा गोन के पास पहुंचता है और उनकी फाइट में काफी टाइम लगा था। तो गोन उससे पूछता है कि जोशी सच में स्ट्रॉन्ग है। किलुआ कहता है कि नहीं, वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, पर मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं उसे नॉकआउट नहीं कर पाया। मैं बार बार उसे चॉप मार कर बस पॉइंट से जीत पाया। जोशी के पास कुछ ना कुछ तो सुपर नेचुरल है। और वो गोन को बताता है कि जोशी का ऑरा बिल्कुल वैसा था जैसा कि इलुमी का होता है। तो वो इस पावर के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए उसने उसका पीछा किया। और जब जोशी अपने मास्टर से माफी मांग रहा था तब उसे पता चलता है कि इस टेक्निक का नाम रेन है और वो भी इस पावर को सीखना चाहता है ताकि वो इलुमी से लड़ सके। वहीं विंग ने जोशी से कहा था कि जब तक तुम 200 फ्लोर तक नहीं पहुंचोगे तुम इस पावर का यूज नहीं करोगे। इसके बाद हम गोन और किलुआ के काफी सारे मैच देखते हैं जहां वो दोनों बड़ी ही आसानी से अपने सारे अपोनेंट्स को हराते चले जाते हैं। इस तरह से वो 3 दिन के अंदर सीधा 100वें लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां उन दोनों को अपने प्राइवेट रूम मिल जाते हैं। ये देख के गोन बड़ा खुश था। तभी किलुआ उसके पास आता है और उसे बताता है कि अब तुम्हें संभल कर लड़ना होगा क्योंकि अगर तुम इस फ्लोर के नीचे जाते हो तो तुमसे ये रूम भी छीन लिया जाएगा, तो अपनी फाइट्स में थोड़ा ध्यान देना। पर गोन बिल्कुल वैसे ही लड़ रहा था जैसा वो लड़ता हुआ आया था और एक ही धक्के में अपने अपोनेंट को हरा देता है। और किलुआ भी सोचता है कि वो फालतू में ही उसकी फिक्र कर रहा था। इसके बाद उन दोनों की काफी सारी फाइट्स होती हैं और वो दोनों अपने अपने अपोनेंट्स को एक ही पुश या चॉप में हराए जा रहे थे और अपने सारे मैच जीतते जीतते वो 150 फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। और उस लेवल पर पहुंचने पे उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है। इतना सारा पैसा मिलता है कि वो पैसों में अंधे हो जाते हैं और अंबानी उनके। किलुआ कहता है कि उसे 2 महीने लगे थे 150 फ्लोर तक पहुंचने में, पर तुम तो सिर्फ 1 हफ्ते में ही पहुंच गए। गोनो से याद दिलाता है कि तुम 6 साल के थे उस वक्त। रेन के बारे में जानने के लिए वो दोनों जोशी के पास पहुंचते हैं। जोशी बताता है कि रेन 4 प्रिंसिपल्स होते हैं माइंड और बॉडी को डिसिप्लिन करने के लिए, जिसमें रेन, टेन, ज़ेत्सु और हात्सु आते हैं। पर ये सारी बातें उन दोनों के सर के ऊपर से चली जाती हैं। किलुआ उससे कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी वहाँ विंग आता है और कहता है कि इसके बारे में सही से जानकारी ना होना काफी खतरनाक हो सकता है और कहता है कि जोशी अभी किसी को सिखाने के लायक नहीं हुआ है। तभी किलुआ कहता है कि वो ये टेक्निक सीखना चाहता है क्योंकि यही उसके भाई की पावर का सीक्रेट है। वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहता और सीधा इस ताकत को सीखना चाहता है। तो तुम इसे सिखाने वाले हो तो बताओ। विंग उन दोनों को अपने अपार्टमेंट पे बुलाता है। जब वो सभी उसके घर पर जाते हैं जहाँ विंग उन्हें सिखाने लगता है, वो बताता है कि नैन उसी को कहते हैं जो उनकी बॉडी के अंदर लाइफ एनर्जी होती है। अगर हम नैन को अच्छी तरह से यूज करें तो इससे काफी सारी चीजें कर सकते हैं और जो इसके अंदर 4 करिकुलम्स हैं उसकी ट्रेनिंग से तुम अपनी विल पावर को ताकतवर बना सकते हो। 10 का मतलब है कि तुम एनर्जी को किसी चीज पर फोकस करते हो ताकि वो किसी काम में आ सके। ज़ेत्सु का मतलब है खुद को एक्सप्रेस करना और रेन तुम्हारा टेम्पर रिप्रेजेंट करता है। और हात्सु जो कि लास्ट में आता है उसका मतलब होता है एक्ट, यानी तुम अपनी नैन एबिलिटी को कैसे यूज करते हो। इसके बाद वो किलुआ से कहता है अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। किलुआ कहता है कि तुम कोशिश कर सकते हो पर ये तुम्हारे बस का है नहीं। इसके बाद वो डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले 10 आता है जब वो अपनी सारी एनर्जी को एक जगह फोकस करता है। फिर ज़ेत्सु वो जो करना चाहता है वो मेंटली या वर्बली बोलता है। फिर रेन वो अपनी विल को और ज्यादा मजबूत करता है जिससे उसके चारों तरफ ऑरा आ जाता है और वो दोनों उससे डरने लगते हैं। गोन किसी तरह खुद को संभाल लेता है पर किलुआ इतना ज्यादा डर जाता है कि वो सीलिंग से जाकर चिपक जाता है। विंग बताता है कि मैंने तुम्हें हराने के लिए सिर्फ रेन का यूज किया था पर ये काफी खतरनाक है, तो जब तक तुम पूरी तरह से सीख न जाओ इसका यूज मत करना। और जब वो जाने लगते हैं विंग उनसे कहता है कि तुम्हें सबसे पहले 10 पर फोकस करना चाहिए। अगर तुम 10 को मास्टर कर लेते हो तो किसी का भी रेन तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जब वो दोनों वहां से निकलते हैं किलुआ कहता है कि उसकी ज्यादातर बातें झूठ थी। गोन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। किलुआ कहता है कि जोशी इतना टफ कैसे है। जब हमारा मैच हो रहा था मैंने उसे कितनी बार नॉक करने की कोशिश की पर वो बार बार फिर से खड़ा हो जाता था और जब मैंने गुस्से में उसे खींच के पंच मारा वो इसके बावजूद भी फिर से खड़ा हो गया जबकि इससे कोई दूसरा इंसान हॉस्पिटल में पहुंच गया होता। वही जोशी मास्टर से पूछता है कि उसने उन दोनों को गलत एक्सप्लेनेशन क्यों दी। विंग कहता है कि मैंने उसे झूठ नहीं बोला, बस उन्हें ज्यादा चीजें नहीं बताई। वैसे भी मैं नैन ज्यादा लोगों को नहीं सिखा सकता क्योंकि ये काफी खतरनाक होता है। विंग अपनी बुक से एक पेज फाड़ता है और उसे नैन की पावर से ऐसा बना देता है कि जब वो उसे थ्रो करता है वो एक कैन को काट देता है। ये दिखा के विंग जोशी को समझाता है कि अगर ये ताकत गलत हाथों में लग जाए तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है। पर तभी जोशी मुड़ता है, जिसका पेज आपने फाड़ा ना वो मैंने अभी पढ़ी नहीं थी, कोई और तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते थे क्या? और जिस कैन को आपने अभी तोड़ा है वो जूस में पीने वाला था। वहीं बेचारा विंग कूल बनता बनता पॉपट करा लेता है। इसके बाद हम गोन और किलुआ को देखते हैं जो कि 190th फ्लोर तक पहुंच चुके हैं और 200 फ्लोर
फ्लोर तक पहुंचने के लिए उन्हें बस एक मैच जीतना है और दोनों का मैच आज ही होने वाला है। जिसका मैच गॉन के साथ था वो कहता है कि मैं एक सांप की तरह स्लिपरी हूँ, मेरे को कैसे पकड़ेगा रे तू। वहीं किलुआ का ओपोनेंट एक हट्टा कट्टा रेसलर लग रहा था जो कहता है कि तुम मेरे मसल्स को नहीं हरा सकते, पर जैसा कि हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। गोन सपोले को धक्का मारकर रिंग के दूसरी साइड पहुंचा देता है। वहीं किलुआ ने उस रेसलर को जमीन के अंदर गाड़ दिया था और मैच जीतने के बाद वो दोनों सीधा 200th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो दोनों लिफ्ट में बैठकर 200th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। 200th फ्लोर बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा लग रहा था। वो रजिस्टर करने के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें कॉरिडोर दिखता है जिसे देख के उन दोनों को ही बड़ा डर लग रहा था, पर वो किसी तरह हिम्मत बांध कर आगे जाते हैं। वहाँ कोई नन एबिलिटी यूज कर रहा था और वो चाहे एक आम कॉरिडोर हो, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी घने जंगल से गुजर रहे हैं और उनके सामने कोई खूंखार जानवर खड़ा है। अंदर जाते जाते नैन की एबिलिटी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी किलुआ चिल्लाता है कि कौन है वहाँ, पर वहाँ से एक लड़की आती है जो कहती है कि तुम्हें मैच के लिए आज ही रजिस्टर करना होगा। वही उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि जो नैन एबिलिटी थी वो लड़की ही यूज कर रही थी या कोई और था। वो लड़की बताती है कि इस फ्लोर से किसी भी तरह का वेपन यूज करना अलाउड है और यहाँ से जो भी मैच तुम जीतते हो इसका कोई प्राइज मनी नहीं मिलेगा, यहाँ से सिर्फ तुम अपनी ग्लोरी के लिए ही लड़ोगे। तभी उस लड़की के पास एक कार्ड आता है और पत्ते का मतलब तो तुम समझ ही सकते हो। हिसोका उस लड़की के पीछे ही खड़ा था, यानी वो जो नैन एबिलिटी थी वो हिसोका की थी। वहीं वो दोनों उसको देखकर डर चुके थे। किलुआ पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हिसोका कहता है कि तुम्हें तो पता है मुझे फाइटिंग कितनी पसंद है, तो मैं और कहाँ रहूंगा, पर सवाल तो ये है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। अरे डरो मत, मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ आओगे। जैसे ही तुमने अपने हंटर लाइसेंस से टिकट बुक की थी मुझे पता लग गया था तुम यहाँ आने वाले हो और मैं पहले से ही तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। पर आगे हिसोका कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मैं बता सकता हूँ कि ये फ्लोर तुम्हारे लिए अभी नहीं बना है, और अपनी नैन एबिलिटी रिलीज करते हुए उनसे कहता है कि तुम लोग अभी के लिए वापस चले जाओ। पर वो दोनों वापस नहीं जाना चाहते थे, तो हिसोका वहीं बैठ जाता है और कहता है कि वो उन्हें यहाँ से आगे जाने नहीं देगा। वो अपनी नैन एबिलिटी का यूज करने लगता है जिससे वो दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उनकी बुरी तरह से फटी पड़ी थी और पूरा जोर लगाने के बावजूद भी वो हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी पीछे से विंग कहता है कि बेवकूफ मत बनो, तुम खुद को नैन से डिफेंड नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसे ही बढ़ते रहे तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। किलुआ कहता है कि तो ये नैन होता है, तुमने हमसे झूठ कहा था। विंग कहता है कि हाँ मैंने झूठ कहा था, पर अब मैं तुम्हें नैन के बारे में सब कुछ सिखा दूंगा, पर पहले तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। गोन उससे पूछता है कि अगर हम आज रजिस्टर नहीं करेंगे तो क्या होगा। लड़की बताती है कि अगर तुमने मिडनाइट से पहले रजिस्टर नहीं किया तो तुम्हें फिर से फर्स्ट फ्लोर से शुरुआत करनी होगी। पर किलुआ का केस अलग है क्योंकि वो पहले भी 200th फ्लोर तक आ चुका है। अगर उसने आज रजिस्टर नहीं किया तो वो दोबारा यहाँ नहीं आ सकता। तो किलुआ विंग से पूछता है कि क्या तुम आधी रात से पहले इतना सिखा सकते हो कि मैं इस बैरियर को क्रॉस कर सकूं। विंग कहता है कि ये तुम पर डिपेंड करता है। घर पहुंचने के बाद विंग उन्हें सिखाने लगता है। वो एक फ्लावर पॉट को दिखाकर कहता है कि इसे ही नैन एबिलिटी कहते हैं। नैन हमारी सोल एनर्जी होती है जो कि हमारी बॉडी ऐसे ही रिलीज करती रहती है, पर जब हम उस चीज को अपने बॉडी के अराउंड मेंटेन करके रखते हैं उसी को टेन कहा जाता है। टेन की मदद से तुम अपने बॉडी की तरफ एक बैरियर जैसा बना सकते हो जिससे तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। आगे वो ज़ेत्सु का मतलब बताता है। इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, तुम अपनी लाइफ एनर्जी को इस तरह से दबाते हो कि कोई भी तुम्हारी प्रेजेंस फील नहीं कर सकता, और ये थकावट से रिकवरिंग में भी काफी काम आती है। इसके बाद वो रन के बारे में बताता है कि इससे तुम स्ट्रॉन्ग ऑरा जनरेट करते हो जिससे तुम्हारे सामने वाला बंदा डर महसूस कर सकता है, और वो हल्का सा रन रिलीज करके उन्हें दिखाता है और वो उनसे पूछता है कि क्या तुमने इसे महसूस किया, जिसका जवाब वो हाँ में देते हैं। विंग ये सुन के हैरान था क्योंकि उसने बहुत कम अमाउंट रिलीज किया था और उसे लगता है कि इन दोनों में सच में पोटेंशियल है। आगे विंग बताता है कि तुम रन की मदद से किसी की भी जान ले सकते हो जिसके पास 10 की एबिलिटी नहीं होती। तो अगर कोई नैन यूज कर रहा है तुम्हें उसको बचाने के लिए 10 को मास्टर करना होगा, लेकिन अगर तुम 10 नहीं सीख पाए रन तुम्हारी हालत कुछ ऐसी कर सकता है, और कहता है कि अगर तुम अपनी हालत इस दीवार जैसी नहीं करना चाहते तो तुम्हें 10 को मास्टर करना होगा। विंग बताता है कि नैन को सीखने के 2 तरीके हैं। पहला कि तुम धीरे धीरे सीखो जैसे कि 6 महीने से ज़ूशी सीख रहा है, और दूसरा तरीका है जबरदस्ती सीखने वाला, पर वो खतरनाक भी है। किलुआ कहता है कि हमारे पास सिर्फ आधी रात का टाइम है। तो विंग कहता है कि तुमने ये दीवार की हालत देखी, ये मैंने हात्सू से किया था। तुम अगर जल्दी सीखना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी बॉडी पर भी इसी का यूज करना होगा, पर अगर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो तुम्हारी हालत भी इस दीवार जैसी हो जाएगी। मैं अपना ऑरा तुम्हारे बॉडी की तरफ रन करूंगा ताकि तुम्हारी बॉडी के सारे बंद नोड्स ओपन हो जाएं और ऑरा फ्रीली फ्लो कर सके, पर तुम्हें उस ऑरा को कंट्रोल करना होगा वरना तुम्हारी सारी लाइफ एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। किलुआ उससे पूछता है कि पहले तो तुम हमें कुछ नहीं बता रहे थे और अब सारी चीजें झाड़ाधड़ बताए जा रहे हो, ऐसा क्यों? विंग बताता है कि 200th फ्लोर पे सभी लोग नैन यूज कर सकते हैं और तुमने देखा ही कि ये कितना खतरनाक है, तो अगर तुम बिना नैन एबिलिटी के
के वहाँ जाओगे तो तुम्हारी मौत पक्की है। इसके बाद वो अपने दोनों हाथ उनकी पीठ पर रखता है और धीरे धीरे उनकी बॉडी के अंदर अपना ऑरा रिलीज करने लगता है। किलुआ को ये बिल्कुल अपने भाई जैसा लग रहा था, बस इसे लाख गुना मल्टीप्लाई कर दो और ये बिल्कुल उसके भाई जैसा हो जाएगा। जिसके बाद वो अपना सारा ऑरा उनकी बॉडी में भेज देता है, जिसके कुछ देर बाद ही उनके सारे नोड्स खुल जाते हैं और क्योंकि उनकी आंखों के नोड्स भी खुल गए थे वो इस ऑरा को देख भी सकते थे। ऑरा उनकी बॉडी से लगातार बाहर जाया जा रहा था, तो विंग जल्दी से उन्हें अपने ऑरा को कंटेन करने को कहता है। इसके बाद वो दोनों मेडिटेट करने लगते हैं और बड़ी ही जल्दी ऑरा को अपनी बॉडी के अंदर रखना सीख जाते हैं। वहीं उन दोनों को इतनी जल्दी सीखता हुआ देखकर विंग हैरान रह जाता है। इसके बाद वो उनकी तरफ एक पावरफुल नैन एनर्जी भेजने वाला था ताकि वो उन्हें टेस्ट कर सके। जिसके बाद हम सीधा हिसुका को देखते हैं, जिसके सामने गोन और किलुआ आते हैं। हिसुका फिर से उन्हें रोकने के लिए अपनी नैन को रिलीज करता है, पर इस बार वो दोनों खुद को बचा सकते थे और धीरे धीरे हिसुका तक पहुंच जाते हैं। हिसुका गोन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमारी लड़ाई से पहले तुम यहाँ ट्रेनिंग करने आए हो, पर तुमने सिर्फ अभी 10 को मास्टर किया है, तो मैं तुम्हारे साथ फाइट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पर अगर तुम यहाँ एक फाइट भी जीत जाते हो तो हम फाइट कर सकते हैं। जिसके बाद गोन और किलुआ रजिस्टर करने के लिए चले जाते हैं। वहीं कुछ लोग उनके ऊपर नजर रखे हुए थे। इसके बाद जब वो दोनों रजिस्टर करते हैं, लड़की उन्हें बताती है कि उनके पास फाइट करने के लिए 90 दिन का समय है। आगे वो उन्हें बताती है कि अगले फ्लोर तक जाने के लिए उन्हें लगातार 10 मैच जीतने होंगे। अगर वो एक भी मैच हार जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा, और अगर वो 4 मैच हार गए तो उन्हें डिमोट कर दिया जाएगा। और अगर तुम 10 मैच लगातार जीत जाते हो तो तुम हमारे यहाँ के 21 में से किसी भी फ्लोर मास्टर को चैलेंज कर सकते हो। इसके बाद वो कई सारी चीजें बताने लगती है, पर उन दोनों को जरा भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि गोन तो बस हिसुका के साथ फाइट करना चाहता था। तभी गोन एक फाइट के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कर देता है ताकि वो अपनी एबिलिटी को टेस्ट कर सके। वहीं वो तीनों चमगादड़ वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि वो नए लोगों का वेट करते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ताकि उनके बाद रजिस्टर करके वो उनसे फाइट कर सके। वहीं जब वो दोनों अपने रूम की तरफ जा रहे थे, उन तीनों को अपने पीछे देखकर किलुआ समझ जाता है कि ये तीनों वही हैं जिनके बारे में उस चश्मिश ने बताया था, जो कि नए बंदों से सिर्फ इसलिए लड़ते हैं ताकि वो उनकी जान ले सके। इसके बाद वो अपने रूम में पहुंचते हैं जहाँ की गोन अभी भी फाइट के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं था और वो इतनी महंगी महंगी चीजों को बस ताड़े जा रहा था। तभी उनके सामने नोटिफिकेशन आती है कि उनका मैच कल 3 बजे है। इसके बाद हम सीधा फाइट का सीन देखते हैं जहाँ की गोन की फाइट गीडो के साथ होने वाली है। वहीं पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि विंग ने कहा था कि तुम 2 महीने तक फाइट मत लेना, मैं तब तक तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। तुमने अभी सिर्फ 10 ही सीखा है, और अगर किसी की नैन एबिलिटी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो वो तुम्हारे 10 को पेनेट्रेट कर सकती है और तुम्हें फिजिकल डैमेज भी दे सकती है। पर इस गधे ने किसी की सुननी कहाँ थी। इसके बाद उनकी फाइट शुरू हो जाती है और गीडो का लड़ने का स्टाइल थोड़ा अजीब था। वो काफी सारे लट्टुओं को निकाल के गोन के चारों तरफ फैला देता है और उन सभी लट्टुओं में उसने अपनी नैन एबिलिटी डाली थी। तभी 2 लट्टू आपस में टकराते हैं और एक लट्टू गोन को जाकर बड़ी जोर से लगता है। वहीं इसके पैटर्न इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि गीडो को खुद नहीं पता कि कब कौन सा स्पिनर जाके उसे लग जाएगा। तभी एक और स्पिनर उसकी तरफ उछलता है और इस बार गोन उसे डॉज कर लेता है, पर वो भी जानता है कि वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ स्पिनर्स काफी ज्यादा थे और वो भले ही छोटे हों पर उनकी चोट बिल्कुल हथौड़े जैसी लगती है। ये देख के किलुआ भी टेंशन में आ जाता है और उसके गधेपने को विंग भी बाहर से देख रहा था। गोन उन टॉप्स की मूवमेंट को रीड करने की कोशिश कर रहा था, पर वो बहुत ज्यादा थे इसलिए वो उनकी मूवमेंट को रीड नहीं कर पाता है। वो उन्हें डॉज करने की कोशिश करता है पर बार बार उसे वो लग ही जाते हैं। वहीं जब जब गोन नीचे गिरता है गीडो को 2 पॉइंट्स मिलते हैं। वहीं विंग जोशी को बता रहा था कि गीडो इसे कैसे यूज कर रहा है। वो उन सभी टॉप्स को अपनी नैन से कंट्रोल कर रहा है और क्योंकि वो छोटे छोटे हैं इसलिए वो इतने सब को कंट्रोल कर पाता है। इसके बाद गोन जब फोकस करके उनको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है वो अपनी 10 को मेंटेन नहीं कर पाता और गीडो के अगले हमले से वो सीधा स्टेज के दूसरी तरफ गिरता है। गोन तुरंत फिर से खड़ा होता है और वो देखता है कि एक टॉप रिंग के बाहर है, पर वो उस पे हमला नहीं कर रहा था और वो ये भी देखता है कि रेफरी रिंग के अंदर की जगह रिंग के बाहर खड़ा है। तो वो समझ जाता है कि इन टॉप्स की भी एक रेंज होती है और वो इन टॉप्स पे फोकस करने की जगह सीधा गीडो पे हमला करने की सोचता है। तो गोन तेजी से रिंग के अंदर जाता है और उछल के गीडो पर हमला करने ही जा रहा था। तभी गीडो खुद भी टॉप की तरह घूमने लगता है जिससे वो खुद का डिफेंस और ऑफेंस एक साथ कर सकता है और जब गोन उससे जाके टकराता है वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। इसकी वजह से गीडो को 3 पॉइंट्स और मिलते हैं और उसके टोटल 9 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब गीडो को बस 1 पॉइंट चाहिए मैच जीतने के लिए। ये देख के विंग कहता है कि अगर गोन ने हात्सू सीखा होता तो वो उसकी नैन को ओवरपावर करके जीत सकता था, पर उसे तो अभी रैन भी ढंग से यूज करना नहीं आता। इसके बाद गोन वापस से रिंग में आता है और वो अपनी 10 को डिसेबल कर देता है। ये देख के किलू और विंग हैरान हो जाते हैं। विंग कहता है कि उसने 10 को बस रिलीज नहीं किया है बल्कि उसने अपने सारे नोड्स को क्लोज कर दिया है, यानी वो
जुत्सु का यूज करके अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह से हाइड कर रहा है और मैंने तो ये उसे सिखाया ही नहीं। सभी टॉप्स गोन के आसपास घूमने लगते हैं। किलुआ चिल्लाता है कि गधे के बच्चे, तुमने 10 को रिलीज क्यों कर दिया। वहीं 10 को मेंटेन ना करने की वजह से वो उन टॉप्स को सेंस कर पा रहा था और वो अपनी आंखें बंद कर उन्हें टॉर्च कर सकता था, जिसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डांस कर रहा हो। ये देख के गिडो के साथ साथ गोन के दोस्त भी शॉक हो जाते हैं। पर इसके बाद गोन को हम सीधा बेड पे देखते हैं। उसकी 3 रिब्स टूट चुकी हैं, उसके हाथ पे भी फ्रैक्चर है और पता नहीं कहां कहां चोट आ चुकी है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे पूरी तरह से ठीक होने में 4 महीने लग सकते हैं, पर गोन कहता है कि उसके वाइटल ऑर्गन सारे मिस हो चुके हैं, तो उसकी जान को कभी खतरा था ही नहीं। ये सुन के किलुआ अपने पैरों से उसके टूटे हुए हाथ को दबाने लगता है और गोन बेचारा दर्द से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। तभी उनके रूम की घंटी बजती है और वहां पर विंग आके गोन को एक चांटा लगाता है और वही सारी चीजें सुनाता है जो कि उसे किलुआ सुना रहा था। विंग पूछता है कि इसे रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। किलुआ झूठ बोल देता है कि 2 महीने। विंग कहता है कि तुम्हें 2 महीने तक किसी भी फाइट में हिस्सा नहीं लेना है और अगर तुम मेरी बातें मानोगे तभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, नहीं तो भूल जाओ। इसके बाद वो एक रस्सी उसकी छोटी उंगली पर बांध देता है और कहता है कि ये प्रॉमिस थ्रेड है जो कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद दिलाता रहेगा। आगे विंग और किलुआ बाहर आते हैं। विंग पूछता है कि आखिर तुम दोनों की यहाँ आने की वजह क्या है। किलुआ बताता है कि गोन यहाँ ट्रेन करने आया था ताकि वो एक बंदा जिसका नाम हिसोका है उसे हरा सके और मैं तो बस उसके साथ आया हूँ। विंग पूछता है कि क्या वो बैटल ओलंपिया में पार्ट लेगा, पर किलुआ कहता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर जिस तरह से गोन फाइट को एंजॉय कर रहा था वो उसके बारे में नहीं कह सकता। और पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि किस तरह से गोन उन टॉप्स को वेट करते हुए खुद को एंजॉय कर रहा था। ये देख के सभी लोग कंफ्यूज हो रहे थे, पर तभी गोन एक गलत मूवमेंट करता है और एक टॉप जाकर सीधा उसके हाथ पर लगता है और इस तरह से उसने अपना फाइनल पॉइंट गवा दिया था। आगे किलुआ कहता है कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबल फील करने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम हमें नहीं सिखाना चाहते तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिसोका और मेरा बड़ा भाई दोनों नैन यूज कर सकते हैं, तो हमें कभी ना कभी इसके बारे में पता लगना ही था और अगर तुम हमें नहीं सिखाते हो तब हम कोई और टीचर ढूंढ लेंगे। इतना कह के किलुआ वहां से जाने लगता है। तभी विंग पीछे से कहता है कि जो मैंने शुरू किया है वो मैं खत्म करूंगा और गोन से कहना कि वो डेली 10 की प्रैक्टिस करे। इसके बाद हम गोन और किलुआ को देखते हैं जो कि 10 की प्रैक्टिस कर रहे थे। दूसरी तरफ विंग सोच रहा था, मास्टर कहीं मैंने एक मॉन्स्टर को तो नहीं जगा दिया। वहीं दूसरी तरफ कुरापिका जॉब ढूंढ रहा था जहां काउंटर पे बैठी लेडी नैन से एक ऑरा क्रिएट करती है और कुरापिका से पूछती है कि क्या वो इसे देख सकती है, पर कुरापिका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो लेडी कहती है कि जब तुम्हें इसे देख सको तब मेरे पास वापस आना। जब कुरापिका वहां से जा रहा था एक आदमी उसके पास से गुजरता है और जब कुरापिका जंगल के पास पहुंचता है उसके ऊपर कोई हमला करता है जिसे कुरापिका वक्त रहते डॉज कर लेता है, पर अगर वो नहीं करता तो बेचारे की खोपड़ी उड़ जानी थी। तभी वही बंदा सामने आता है और कहता है कि तुम इसे देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो और तुम्हें ये भी नहीं पता चला कब मैंने तुमसे तुम्हारा हंटर लाइसेंस ले लिया। कुरापिका अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि मेरा लाइसेंस मुझे वापस कर दो, पर वो बंदा बस स्माइल करता है। तुम्हें लगता है कि तुम बिना नैन के मुझे हरा सकते हो। कुछ देर बाद कुरापिका हार कर अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, पर वो बंदा उसका कार्ड उसे वापस कर देता है और वहां से जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा टीचर बनूंगा और आज से ही तुम्हारा असली हंटर एग्जाम शुरू होता है। गोन को चोट लगे हुए अब 1 महीना बीत चुका है और जब किलुआ रूम में आता है वो देखता है कि गोन एक्सरसाइज कर रहा था। वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ठीक होने में 4 महीने लगने थे और वो अभी से ही बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहा है। और गोन उसे एक्साइटेड होकर दिखाने लगता है कि देखो मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, देखो मैं कूद भी सकता हूँ, चल भी सकता हूँ, भाग भी सकता हूँ, देखो देखो। किलुआ कहता है बस बस समझ गया मैं, तुम्हारी बॉडी आखिर किस मिट्टी की बनी है। इसके बाद वो गोन को 2 टिकट्स दिखाता है जो कि हिसोका के मैच के थे। किलुआ जब बाहर जाके खाना खा रहा था और गोन ठूस रहा था, किलुआ उसे बताता है कि हिसोका कितना खतरनाक है। उसका रिकॉर्ड अभी 8-3 का है और उसने अपने 6 अपोनेंट्स को केओ से हराया है और उन 6 के 6 केओ से उनकी मौत हो गई है और वो 3 मैच उसने हारे भी नहीं, वो बस मैच लड़ने ही नहीं गया, यानी उसने जितने भी मैच लड़े हैं वो हर मैच जीता है। ये सब सुन के गोन के हाथ पैर कांपने लगते हैं, पर गोन को लगता है कि वो डर से नहीं एक्साइटमेंट से कांप रहा है। वो मैच देखने जा ही रहे थे कि उनके सामने विंग आ जाता है जिसे देख के वो दोनों डर जाते हैं। विंग कहता है कि मैच देखना भी नैन सीखने जैसा है और उन्हें जाने से मना कर देता है और वो भी ये देखकर हैरान था कि गोन पूरी तरह से ठीक हो चुका है और वो उसके ऑरा को देखकर बता सकता है कि उसने अब तक सिर्फ 10 को ही प्रैक्टिस किया है। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि किलुआ मैच देखने जाएगा और गोन अपने रूम में ही टीवी पर देखेगा, पर जैसे ही मैच शुरू होने वाला था गोन टीवी बंद कर देता है और याद करता है कि उसने विंग से क्या प्रॉमिस किया था। वहीं हिसोका का जिससे मैच था उसका नाम कास्त्रो है जिसका रिकॉर्ड 9-1 का है और जो उसने अपना मैच हारा था वो भी 1 साल पहले हिसोका से ही हारा था। वहीं किलुआ अपनी असैसिनेशन स्किल का यूज करके चुपके से कास्त्रो से मिलने जाता है। वो कास्त्रो को अपने रूम में देख ही रहा था, पर तभी अचानक से वो उसके पीछे पहुंच जाता है। वहीं किलुआ की फटी पड़ी थी क्योंकि उसने अपनी नजरें दरवाजे से नहीं हटाई, पर फिर भी उसे नहीं पता चला कब कास्त्रो उसके पीछे पहुंच गया। किलुआ झूठ बोलता है कि वो उसके ऑटोग्राफ के लिए
लिए आया है। कास्त्रो उसकी तारीफ करता है पर वो उन सभी के बारे में जानता है जो 200 फ्लोर या उससे ऊपर हैं। आगे हिसोका और कास्त्रो की फाइट शुरू होने वाली थी। मैच शुरू होते ही कास्त्रो उस पर हमला करने जाता है और वो राइट से मारता मारता अचानक से ही उसे लेफ्ट से पंच मारता है। हिसोका को समझ नहीं आता कि वो ऐसा कैसे कर रहा था और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम रहता है। वहीं ऑडियंस भी ये देख के हैरान थी कि कोई हिसोका पर पहला हमला कैसे कर सकता है। तभी कास्त्रो फिर से उस पर हमला करने जाता है और फिर से लास्ट मोमेंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है और ये अटैक भी हिसोका के चेहरे पर ही लैंड होता है। इसके बाद उन दोनों की फाइट चलती रहती है जहां हिसोका बस उससे पिट रहा था या तो उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था और जब कास्त्रो उसे किक मारने जाता है उसके किक की डायरेक्शन फिर से बदल जाती है और हिसोका का मुंह सीधा जमीन पर जाकर लगता है और क्रिटिकल नॉकडाउन के लिए कास्त्रो को 2 पॉइंट्स मिलते हैं और अब उसके टोटल पॉइंट्स 4 हो चुके हैं। रेफरी हिसोका से पूछता है कि क्या तुम लड़ सकते हो। ये सुन के हिसोका बस स्माइल करता है और फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे तुम अचानक से गायब हो जाते हो, पर तुम गायब तो नहीं हो रहे। मैं बस ये पता लगाना चाहता हूँ कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। कास्त्रो कहता है कि तुम यही करते रह जाओगे और वो अपने अटैक को चार्ज करता हुआ कहने लगता है ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। कास्त्रो बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है पर हिसोका बस अपना हाथ आगे करता है और कहता है ये लो, ले लो मेरा हाथ। पर हिसोका ने जो हाथ आगे किया था वो उस पर हमला नहीं करता और अचानक से ही उसके पीछे आकर उसका दूसरा हाथ काट के अलग कर देता है। ये देख के सारी की सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है क्योंकि उन्होंने हिसोका को कभी हारते नहीं देखा था। पर हिसोका बस अपना हाथ पकड़ता है और कहता है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम असल में अपना डबल बना रहे हो। कास्त्रो कहता है कि तुम बिल्कुल सही समझे और अपना डबल दिखाता है जो कि वो अपने नैन से बना रहा था। विंग एक्सप्लेन करता है कि उसका डबल ओरिजिनल बॉडी से एनर्जी ले रहा है और भले ही कास्त्रो बिल्कुल ठीक दिख रहा है पर जब भी वो अपने डबल को क्रिएट करता है उसे बहुत ज्यादा नैन को यूज करना पड़ता है। कास्त्रो फिर से अपने स्पेशल अटैक को चार्ज करने लगता है। तभी हिसोका अपने हाथ को एक कपड़े से ढक देता है और वो जब कपड़े को उछालता है उसके अंदर से कार्ड्स बाहर आते हैं। वो कास्त्रो से कोई भी एक कार्ड चूज करके उसे याद रखने को कहता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सा नंबर मिलेगा जब तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। हिसोका अपने कटे हुए हाथ से इक्का निकालता है और उसे कार्ड देते हुए कहता है कि उसे पता था कि उसका जवाब 1 होगा। काशिको फिर से उस पर हमला करने जाता है और उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि हिसोका का राइट आर्म वापस आ चुका था। ये देख के कास्त्रो की फट जाती है। हिसोका कहता है डर क्यों रहे हो, क्या हुआ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? पर मैं तुम्हारी टेक्निक को समझ चुका हूँ और अब चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं तुम्हारे हर हमले से बच सकता हूँ। कास्त्रो बड़ी ही तेजी से उस पर हमला करने जाता है पर हिसोका अपनी नजरें असली वाले पर बनाए हुए था। ये देख के कास्त्रो डर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि हिसोका ऐसा कैसे कर रहा है। इसके बाद फिर से कास्त्रो का डबल उस पर हमला करने जाता है। हिसोका असली वाले से कहता है कि तुम अपने डबल को तो बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हो पर बैटल में तुम्हें अगर चोट लगती है या तुम्हारे कपड़े फट जाते हैं वो तुम अच्छे से कॉपी नहीं कर सकते। और तभी कास्त्रो का ध्यान उसके कपड़े पर जाता है जिसपे हिसोका ने कार्ड फेंक कर दाग लगा दिया था। गुस्से में कास्त्रो हिसोका पर हमला करने जाता है पर तभी हिसोका कटा हुआ हाथ उड़ता हुआ आता है और उसके मुंह पर पंच मारता है और वो उसका पंच ऐसी जगह लगा था जिससे उसका ब्रेन थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है। तभी हिसोका अपने सभी कार्ड से उसके ऊपर हमला करने जाता है। कास्त्रो उनसे बचने की कोशिश करता है पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो सभी कार्ड्स उसकी बॉडी को लग जाते हैं। अब कास्त्रो जमीन पर गिरा हुआ था और हिसोका इस मैच को भी जीत जाता है। हिसोका जब वापस जा रहा था एक लड़की उसके रास्ते में इंतजार कर रही थी जो कहती है कि तुम अच्छा लड़े, अब चलो तुम्हारे हाथ को हील करते हैं। और जब वो दोनों रूम में जाते हैं हम देखते हैं कि हिसोका के दोनों हाथ सच में कटे हुए थे। वो लड़की उसे गधा कहती है क्योंकि बस एक फाइट के चक्कर में उसने अपनी जान खतरे में डाल दी। इसके बाद वो अपनी नैन एबिलिटी का यूज करके उसके हाथ को वापस जोड़ देती है। इसके बाद वो उसके दूसरे हाथ को भी वापस से जोड़ देती है। ये खत्म होने के बाद वो कहती है तुम्हारे लेफ्ट हैंड के 20 मिलियन हुए और राइट हैंड के 50 मिलियन। हिसोका कहता है कि वो उसके पैसे सीधा अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। हिसोका बंजी गम और टेक्सचर सरप्राइज का यूज करके अपने वुंड को हाइड कर सकता है। माची कहती है कि वो जा रही है और वो अपने जख्मों के पूरे ठीक होने से पहले ज्यादा उछल कूद ना करे। और इसके बाद हम पास के सीन में देखते हैं कि हिसोका ने उसे ट्रिक कैसे किया था। जब उसने स्कार्फ को ऊपर फेंका था उसने बंजी गम से हाथ को सीलिंग में चिपका दिया। वो कपड़ा और हाथ उसके बंजी गम से कनेक्टेड थे। साथ ही उसने नीचे गिरे सारे कार्ड्स भी बंजी गम से कनेक्ट कर दिए थे। आगे उसने कार्ड की ट्रिक की मदद से उसका ध्यान भटकाकर सभी कार्ड्स को उससे चिपका दिया था ताकि उन कार्ड्स को वो उसकी तरफ खींच सके। कास्त्रो अगर अपने नैन को अच्छे से यूज करता तो वो उसकी टेक्निक को देख सकता था पर वो अपने डबल ही बनाने में इतना बिजी था कि इन चीजों पे उसका ध्यान ही नहीं गया। और जब उसने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया था उसने अपने ऑरा को उसकी चिन से कनेक्ट कर दिया था और इसी वजह से वो अपने कटे हुए हाथ से भी उस पर हमला कर पाया था। और इसी दौरान उसने टेक्सचर सरप्राइज की मदद से अपना हाथ वापस से चिपका दिया और अपने जख्मों को छुपा लिया था। तो शायद अब हमें हिसोका के सारी टेक्निक्स के बारे में पता चल चुका है। वो लड़की जाते जाते
जाते कहती है कि 30 तारीख को यॉर्क न्यू सिटी में सभी ट्रूप के मेंबर्स इकट्ठा होने वाले हैं, तो तुम भी टाइम पर पहुंच जाना। हिसोका पूछता है क्या बॉस आएगा? वो लड़की कहती है कि हाँ, और अगर तुम वहाँ नहीं पहुंचे तो बॉस तुम्हारी जान अपने हाथों से लेंगे। तभी हिसोका उसे डिनर के लिए पूछता है, पर तब तक माची वहाँ से जा चुकी थी। किससे पता था कि हिसोका भी बंदी बनाना चाहता होगा। वहीं किलुआ जब गोन के पास पहुंचता है वो कहता है कि ये फाइट बहुत बोरिंग थी, पर असल में बात ये थी कि उसे फाइट का एफ तक नहीं समझ में आया। और वो कहता है कि सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा कि आखिर हिसोका जीता कैसे। इसके बाद हिसोका नहा रहा था, तभी हम उसकी पीठ के ऊपर फैंटम ट्रूप का निशान देखते हैं और उसका नंबर 4 था, यानी हिसोका भी फैंटम ट्रूप का एक मेंबर है। पर असल में वो असली टैटू नहीं था, बल्कि उसने वो अपनी टेक्निक टेक्सचर सरप्राइज से अपनी पीठ पर चिपकाया है। अब गोन को चोट लगे हुए 2 महीने बीत चुके हैं, तो विंग उनसे कहता है कि वो जोशी के साथ ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले वो हिसोका के मैच की वीडियो दिखाता है और जोशी को डेमोन्स्ट्रेट करने को कहता है कि कैसे वो अपनी एनर्जी को आइज पे फोकस करके हिसोका के छुपे हुए ऑरा को देख सकते हैं। गोन के पास मैच के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए 28 दिन बचे हैं और किलुआ के पास 27। गोन का मैच 10 जून को होगा और किलुआ का 9 जून को। तब तक वो गेव को यूज करना मास्टर करेंगे। इसके बाद जब वो 200वें फ्लोर तक पहुंचते हैं, वहाँ वही तीनों उनका इंतजार कर रहे थे जो कि जानबूझ के नए लोगों से लड़ते हैं। किलुआ उनसे कहता है कि ये कौन सा तरीका है भीख मांगने का, हमारा रास्ता ही रोक रखा है तुमने, हटो यहाँ से। सार्डसो उनसे पूछता है कि आखिर वो कब तक लड़ सकते हैं। गोन बताता है कि वो 10 जून को लड़ेगा, पर सार्डसो कहता है कि वो 29 मई के बाद नहीं लड़ सकता। और गोन और किलुआ के बार बार मना करने के बावजूद भी वो कहता है कि उसकी और गोन की लड़ाई तो होकर रहेगी। इसके बाद गोन और किलुआ रैम की प्रैक्टिस कर रहे थे और उनकी प्रोग्रेस को देखकर जोशी जेलस हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में उसे कई महीने लग गए थे और अगर ये ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन में वो उससे आगे निकल जाएंगे। तो वो उनसे कहता है कि वो कल से प्रैक्टिस करेंगे और वहां से चला जाता है। पर जोशी जैसे ही गली के अंदर जाता है, सार्डसो अपने ऑरा से उसे एक जगह रोक देता है। इससे ना ही वो सांस ले पा रहा था, ना ही हिल पा रहा था, ना ही वो मदद के लिए चिल्ला सकता था। इससे जोशी बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वहां किलुआ आता है और कहता है कि मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें प्रपंच रचने की कोई जरूरत नहीं है। किलुआ कहता है कि वो इन तीनों से लड़ेगा और साथ ही उन्हें जीतने भी देगा, पर गोन उनसे नहीं लड़ सकता। वो तीनों इसके लिए मान जाते हैं और उनकी फाइट 29 जून को होगी। जिसके बाद किलुआ जोशी को वहां से ले जाता है। वहीं इसी दौरान गीडो ने गोन को फोन कर दिया था और धमकी देकर गोन से भी फाइट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा देता है। अगले दिन किलुआ एक बंदे को गोन और सार्डसो के मैच की टिकट बेचता हुआ देखता है। आगे विंग जोशी का ध्यान रखने के लिए किलुआ को थैंक यू बोलता है। वहीं किलुआ गोन से झूठ बोलता है कि कल रात उसे कॉल आया था कि उसका दोस्त मेन एंट्रेंस में ही सो गया है। इसके बाद किलुआ विंग को हिसोका का मैच दिखाने को कहता है, क्योंकि वो गेव सीख चुका है। और सच में जब वो दोनों मैच को देखते हैं, वो हिसोका के थ्रेड्स को देख सकते थे। विंग भी उनकी तारीफ करता है, क्योंकि वो रात भर में ही गेव को यूज करना सीख चुके थे। आगे गोन को किलुआ बता देता है कि उसका मैच 29 तारीख को है और गोन भी बताता है कि उसने 30 तारीख के लिए रजिस्टर किया है। पर इस बार विंग भड़कता नहीं है और उनको फाइट के लिए इजाजत दे देता है। इसके बाद जब वो बाहर घूम रहे होते हैं, वो दोनों समझ जाते हैं कि उन तीनों ने मिलकर उन दोनों को ही डराया है। गोन भी जानबूझकर अपना मैच हारने के लिए तैयार है, पर किलुआ कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और प्लान है। वहीं अपने रूम में सार्डसो बड़ा खुश है, क्योंकि वो अपना 6th मैच किलुआ से जीत जाएगा और 7वां गोन से, और जल्द ही फ्लोर मास्टर बन सकता है। पर तभी किलुआ वहां आ जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो जरा सा भी हिला तो यहीं उसकी कब्र खोद देगा। किलुआ उसे धमकाता है कि अगर फिर से हमें तुम्हारी शक्ल दिखी, इसके आगे उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहीं किलुआ अपना मैच जीत जाता है, क्योंकि सार्डसो ने विड्रॉ कर लिया था। वहीं सार्डसो रेवेल्ट को फोन कर रहा था और वो फोन पे बताता है कि किलुआ उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसकी आंखों में ही देखकर उसे पता लग गया था कि आखिर उसने कितने लोगों की जान ली होगी, तो मरने से अच्छा उसने विड्रॉ कर लिया। रेवेल्ट को लगता है कि किलुआ उसे नहीं डरा पाएगा, पर किलुआ तो पहले ही उनके रूम में पहुंचा हुआ था। पर जैसे ही वो दोनों उसकी तरफ मुड़ते हैं, वो अचानक से ही खिड़की पर आ जाता है और उन्हें पता भी नहीं लगता कि यहाँ हो क्या रहा है। किलुआ उनसे कहता है कि अगर तुमने रूल्स को ब्रेक किया तो मैं भी ऐसा ही करूंगा और तुम्हारी जान कब चली जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद गोन और गीडो का मैच शुरू हो जाता है, जहां गोन इस बार अपने फादर की फिशिंग रॉड वेपन की तरह लेके आया था। पर मैच की शुरुआत में ही गीडो खुद को टॉप की तरह घुमाने लगता है और वैसे ही घूमते घूमते अपने टॉप्स को गोन की तरफ फेंक देता है। पर गोन उन्हें डॉज करने की जगह अपना रन यूज करके उन सभी को ब्लॉक कर देता है। ये देख के गीडो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि गोन का नैन बढ़ चुका है। इसके बाद गोन अपनी फिशिंग रॉड से उसके पैरों के ऊपर हमला करता है ताकि वो उसकी स्पिनिंग को रोक सके, पर गीडो इसे डॉज कर लेता है। पर गोन ने वो कांटा फ्लोर के अंदर फंसा दिया था और वो उसे खींचकर गीडो को ऊपर उछाल देता है और गीडो टाइल के साथ साथ नीचे गिर जाता है। इसके बाद गोन उसके पास जाता है और एक जोरदार पंच से उसके प्रोस्थेटिक लेग को तोड़ देता है और उसे धमकी देता है कि दोबारा जोशी के पास भी मत दिखना। इसके बाद किलुआ की फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में ही किलुआ बहुत ही ऊंची जंप करता है और अचानक से रेवेल्ट के पीछे आ जाता है, पर
रेवल्ट और बर्स्ट से उसके अटैक से बच जाता है। किलुआ को लग रहा था कि वो जरूरत से ज्यादा ही ऊंचा कूद गया। इसके बाद रेवल्ट 2 विप्स को निकालता है और उन्हें तेजी से अपने चारों तरफ बार बार घुमाने लगता है और देख के तो लग रहा था कि कोई भी उसके अंदर जाकर उसे कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी बड़ाई करते करते किलुआ पर हमला कर देता है, पर किलुआ उन दोनों विप्स को अपने हाथों से पकड़ लेता है। पर रेवल्ट की ट्रिक्स अभी तक रुकी नहीं थी। वो अपनी विप से किलुआ को बिजली के झटके देने लगता है और ये देख के रेवल्ट पागलों की तरह हंस रहा था, पर किलुआ उसे उठाकर दूर फेंक देता है। वो कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी का उस पर ज्यादा असर नहीं होता क्योंकि वो उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा रह चुके हैं। गिरते वक्त रेवल्ट किलुआ से कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। किलुआ कहता है बिल्कुल, पर किलुआ ने उसकी विप्स को नहीं छोड़ा था। तो जैसे ही रेवल्ट उसकी गोद में गिरता है उसे बिजली के झटके लगते हैं और अपने ही वेपन की वजह से रेवल्ट हार जाता है। कुछ दिन बाद गोन और रेवल्ट की फाइट होनी थी, पर इस बार गोन अपनी फिशिंग रॉड नहीं लाया था। रेवल्ट फिर से दोनों विप्स को निकालता है और तेजी से अपने चारों तरफ घुमाने लगता है, पर गोन अपने हाथों से ही एक टाइल को उखाड़कर उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे किसी तरह रेवल्ट डॉज कर लेता है। पर गोन उसका पीछा करता है और उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। वो उसके हाथ इतनी जोर से दबाता है कि उसके हाथ से विप्स छूट जाती हैं। गोन उन विप्स को रेवल्ट पे अटैच कर देता है और बस उन्हें ऑन करने का नाटक ही करता है कि रेवल्ट डर के मारे बेहोश हो जाता है और गोन इस मैच को जीत जाता है। जब गोन वहां से जा रहा था, हिसोका उसकी जीत के लिए उसे बधाइयां देता है। हिसोका उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम ही डिसाइड करो हम कब लड़ेंगे। वहीं विंग कहता है कि अब समय हो चुका है कि हम पता करें तुम तीनों का नैन टाइप क्या है, और इसका पता लगाने के लिए वो एक कांच के ग्लास में पानी रखता है और उसके ऊपर एक पत्ता। विंग अपना ऑरा उसके ऊपर लगा के डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इसे करना कैसे है। उसके ऑरा की वजह से ग्लास का पानी बढ़ जाता है और विंग बताता है कि वो एक एनहांसर है। गोन भी एक एनहांसर है और जोशी एक मैनिपुलेटर। पर जब किलुआ ट्राई करता है तो पत्ता कुछ नहीं करता। ये देख के किलुआ पूछता है इसका मतलब मैं क्या नल्ला हूँ? विंग कहता है जरा पानी को चख कर देखो। वो जब पानी को चखते हैं वो थोड़ा मीठा हो चुका था और विंग बताता है कि वो एक ट्रांसम्यूटर है। विंग उन्हें 4 हफ्तों तक किसी की प्रैक्टिस करने को कहता है। जब वो ट्रेनिंग करके वापस आते हैं वो सभी दिखाते हैं कि आखिर वो कितनी इंप्रूव हुए। इस बार किलुआ के ऑरा से पानी बिल्कुल हनी जैसा टेस्ट कर रहा था। जोशी जब ट्राई करने जाता है वो पसीने से लथपथ हो जाता है, पर वो पत्ता बिल्कुल हल्का सा हिलता है और जब गोन अपना ऑरा उस ग्लास पर छोड़ता है उसमें पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ग्लास भी टूट जाता है। गोन और किलुआ फाइनल हंटर टेस्ट पास कर जाते हैं, पर बेचारा जोशी दुखी है क्योंकि उसे अभी और ट्रेनिंग करनी होगी। अब हिसोका वर्सेस गोन का समय हो चुका था और इसके लिए स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। मैच के शुरू होते ही गोन अटैक करने पहुंच जाता है और लगातार लात घूंसे बरसाए जा रहा था, पर हिसोका उसके हर अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था। पर इस दौरान गोन की बुरी तरह से धुलाई हो रही थी। बड़ी ही जल्दी स्कोर 1-0 हो जाता है। मार खाने के बाद भी गोन उस पर हमला करने की कोशिश करता रहता है, पर हर बार वो नाकामयाब भी होता है। वहीं हैरानी की बात ये थी कि उससे लड़ते वक्त हिसोका अपनी जगह से हिला भी नहीं था। वहीं खड़े खड़े वो उसके अटैक्स को डॉज भी कर रहा है और की धुलाई भी कर रहा है। अपने सारे प्लान्स फेल होने के बाद गोन एक टाइल को हवा में उछालता है और उससे जोर की लात मारता है, जिनके टुकड़ों से हिसोका खुद को बचाने लगता है। वहीं उन टुकड़ों की मदद से गोन छुपकर हिसोका के पास पहुंच जाता है और उससे जोर की पंच मारता है, जिससे हिसोका पीछे खिसकता हुआ जाता है। इससे गोन को 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं और उसने हिसोका की शर्त को अब पूरा कर दिया था। गोन और हिसोका बड़े ही आराम से एक दूसरे की तरफ चल के आते हैं और गोन हिसोका को उसकी आईडी वापस लौटाता है। आगे हिसोका गोन को थोड़ा एनालाइज करता है और उससे पता चलता है कि गोन एक एनहांसर है क्योंकि वो इतना मंदबुद्धि जो है। हिसोका गोन को बताता है कि पर्सनैलिटी से भी नैन टाइप को डिस्कवर किया जा सकता है, पर ये कोई साइंस नहीं है तो हर बार ये काम नहीं आता। इसके बाद हिसोका गोन पे हमला करना शुरू कर देता है। वो गोन को डॉज करने का एक भी मौका नहीं दे रहा था और इवेंचुअली हिसोका एक क्रिटिकल हिट को स्कोर करता है। गोन उठ के फिर से उससे दूरी बनाता है और अब स्कोर 3-2 हो चुका है। इसके बाद गोन किसी प्लान के बारे में सोचने लगता है। हिसोका उससे हमला करने को कहता है, पर गोन उसे साफ मना कर देता है। वहीं फाइट के दौरान हिसोका ने उस पे बंजी गम चिपका दिया था। हिसोका गोन को अपनी तरफ खींचता है और एक जोरदार पंच से स्कोर को 6-2 कर देता है। हिसोका उसे बताता है कि आखिर उसने कब उसे चिपकाया था और अब जाके गोन को पता लगता है कि बंजी गम को हटाया नहीं जा सकता। तभी फाइट के दौरान अचानक से ही वो टर्न ऑन हो जाता है। क्यों और कैसे हो रहा है ये मत पूछना मुझसे। जिसके बाद वो गोन को अपने ऊपर काफी सारे मुक्के बरसाने देता है, पर बंजी गम से उसे हिसोका एक पंच मारता है। वो फिर से उसे पंच मारने ही वाला था, पर इस बार गोन उसे ब्लॉक कर देता है। इसके बाद जज गोन को 2 पॉइंट्स देता है और हिसोका को 3 पॉइंट्स, यानी हिसोका को बस 1 पॉइंट चाहिए जीतने के लिए। पर तभी एक पत्थर का टुकड़ा उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है, जिसकी वजह से हिसोका को एक और पॉइंट मिल जाता है। हिसोका मैच जीत गया था और वो गोन की तारीफ करता है कि उसने काफी कम समय में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। इसके बाद गोन और किलुआ विंग जोशी को बाय करते हैं और वेल आइलैंड के लिए वहां से निकल जाते हैं।